तो हमने लोकसभा की रचना के बारे में पढ़ा। अब राज्यसभा की रचना। अब हम देखें जिस प्रकार से लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण सदन है, उसी प्रकार से राज्यसभा है वो भी संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है। लोकसभा की तुलना में हम देखें कि राज्यसभा है उसको उतनी शक्तियां तो प्राप्त नहीं है जितनी राज्यसभा को है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें हमारी शासन व्यवस्था के अंदर राज्यसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब राज्यसभा जिसको हम द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन इसको कहा जाता है, उच्च सदन इसको कहा जाता है, स्थायी सदन भी इसको कहा जाता है, और संघ की इकाइयों का प्रतिनिधि सदन भी इसको कहा जाता है। तो द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन और संघ की इकाइयों का प्रतिनिधि सदन, ये इसके अन्य नाम। अब राज्यसभा इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देखें जैसे लोकसभा के अंदर हमने देखा भाई 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है लोकसभा की अगर हम बात करें, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि राज्यसभा की जो व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो क्या है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य है वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसको राष्ट्रपति है वो भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। संघ की इकाइयों का प्रतिनिधि सदन। अब लोकसभा के जो सदस्य थे वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे हम देखें राजस्थान की हम बात करें 25 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं जो राजस्थान की जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये जो 25 सदस्य वो क्या करें, राजस्थान की जनता या अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे। इसी प्रकार से हम देखें राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं और ये जो 10 सदस्य हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे बल्कि संसद के अंदर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे। तो इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष के जो राज्य हैं उन राज्यों से सदस्य चुने जाते हैं। तो संघ इकाई का अर्थ क्या है, राज्य। संघ की जो इकाइयां हैं मतलब भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहा है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कर रहे। अगली बात है सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या में हम देखें भाई राज्यसभा है इसकी जो सदस्य संख्या, तो संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो अधिकतम कितनी निर्धारित की गई, 250 निर्धारित की गई। यह अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, 250 से हो सकते हैं। इसमें हम देखें अगर वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान हमारी जो राज्यसभा है इसमें कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य। अब इन 245 में भी क्या है, 233 प्लस 12। 233 क्या है, संघ की इकाइयों से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं राज्यों से चुने जाते हैं। 233 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। 12 जो सदस्य हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है उसी प्रकार से हम देखें राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब हम देखें ये 12 जो सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी प्रकार से हम देखें कि ऐसे लोग जिनको किसी क्षेत्र विशेष में अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तो उसका लाभ राष्ट्र को मिले, देश को मिले। जैसे कला है, शिक्षा है, विज्ञान है, उद्योग है साहित्य है, इन क्षेत्रों के अंदर उपलब्धि प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है जिनका लाभ राष्ट्र को मिले सके। तो इस प्रकार से सदस्य संख्या अधिकतम 250, वर्तमान की हम बात करें 245, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 233 है वो राज्यों के द्वारा, 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों की योग्यताएं। अब हम देखें लोकसभा की योग्यता हमने पढ़ी,
सारी बातें वही आती, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु। अब लोकसभा में हमने क्या किया, 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो आयु है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। सिर्फ ये अंतर आता है, बाकी वही बातें आएंगी। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। अंतर सिर्फ क्या आ जाएगा, लोकसभा में हम 25 वर्ष लिखते हैं, इसमें हमें 30 वर्ष से मानते। सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल की हम बात करें तो जैसे पीछे हमने पढ़ा, लोकसभा को क्या माना गया, एक स्थायी सदन माना गया। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, तो संविधान के अनुसार कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया, 6 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से होता है। दूसरा इसमें जो प्रावधान है वो क्या है, क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनमें 1/3 सदस्य क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। 1/3 सदस्य हैं, उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। इसको राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकता। निर्वाचन की जो पद्धति है, तो जिस तरह हमने देखा लोकसभा की हम बात करें, प्रत्यक्ष विधि, इसमें सीधा जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का, जबकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो किस विधि से होता है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष जो विधि, अप्रत्यक्ष विधि क्या है, मतलब इसमें सीधे तौर पर जनता है वो इन सदस्यों का निर्वाचन नहीं कर रही, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं। अब हम देखें हमारी विधानसभा, हमारी जो विधानसभा है जिसमें 200 विधायक हैं, ये 200 विधायक किसके द्वारा चुने गए, राजस्थान की जनता के द्वारा चुने गए। और ये 200 जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, राज्यसभा के इन 10 सदस्यों का निर्वाचन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, पहले जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि ने किसका चुनाव किया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो इसलिए अप्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर जनता वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में हम देखें उप सरपंच का चुनाव होता है, किस विधि से होता है, इसी विधि से होता है जैसे राज्यसभा में होते हैं। गांव के जो मतदाता होते हैं वो पहले अपने वार्ड मेंबर चुनते हैं और वार्ड मेंबरों के द्वारा ही उप सरपंच का चुनाव है वो किया जाता है। अब पदाधिकारी, पदाधिकारी की हम बात करें तो जिस तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सभापति व उपसभापति कहते हैं। राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वो हमेशा कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जबकि उपसभापति है वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी भी सदस्य को उपसभापति बना सकते हैं। अब हम देखें कि इनके कार्यकाल में एक अंतर आता है। जैसे सभापति है, राज्यसभा का कार्यकाल हमने पढ़ा 6 वर्ष होता है, लेकिन इसका जो सभापति है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति है उसका कार्यकाल 6 वर्ष न होकर कितना होता है, 5 वर्ष होता है। जबकि उपसभापति होता है जो राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, उसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से हमने लोकसभा की रचना के बारे में पढ़ा, राज्यसभा की रचना के बारे में पढ़ा। इन दोनों से मिलकर क्या है, संसद का निर्माण होता है। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है संसद की कार्य व शक्तियां। इससे पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने संसद के गठन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, मतलब लोकसभा राज्यसभा की रचना के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखें संसद के कार्य व शक्तियां। संसद के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, लोकसभा के कार्य क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है, इसी प्रकार से राज्यसभा की शक्तियां क्या है। तो संसद के कार्य व शक्तियों की हम बात करें तो संसद एक प्रकार से हम देखें भारत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो कार्य है
वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि संविधान ने सारी जो शक्तियां हैं राष्ट्र में विधि निर्माण का जो कार्य है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें विधायी शक्ति। अब किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए हम देखें विधि या कानून की आवश्यकता होती है, और संविधान के अनुसार विधि निर्माण का जो कार्य है वो संविधान किसे देता है? संसद को देता है। जैसे हम देखें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय जो हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित थे। अब संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट विषय, इन सब के ऊपर कानून निर्माण कौन करता है? हमारी संसदें करती है। विशेष परिस्थिति में हम देखें, जैसे अगर राज्यसभा के द्वारा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी संसद है वो कानून बना सकती है। मतलब कहने का अर्थ है कि संसद के द्वारा ही संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषयों से संबंधित जो विधि निर्माण है वो किया जाता है। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। इसी प्रकार से जिस प्रकार से विधायी क्षेत्र में संसद को शक्तियां प्रदान की गई, उसी प्रकार से हम देखें वित्तीय क्षेत्र के अंदर भी संसद को शक्तियां प्राप्त है। प्रतिवर्ष हम देखें देश की आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा है वो संसद के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम देखें प्रतिवर्ष बजट पारित किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो कहने का अर्थ है कि संसद ही क्या कर रही है? पूरे वर्ष की सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा है वो देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। तीसरी शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। अब हम देखें भाई हमारा जो संविधान है जो 1950 को लागू हुआ और पिछले 70 वर्षों के दौरान हम देखें इसमें 100 से ज्यादा है वो संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि समय के अनुसार हम देखें हमें कानून है उनमें संशोधन करना पड़ता है, उनमें बदलाव करना पड़ता है। और इन 70 वर्षों के दौरान हम देखें 100 से ज्यादा संवैधानिक जो संशोधन है वो भारतीय संविधान के अंदर किए गए। अब संविधान में जो संशोधन है वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा किए जाते हैं। अब हमारे संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है हम देखें कि कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो सिर्फ संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के साधारण बहुमत से वो संवैधानिक संशोधन है वो मान्य होते हैं, जबकि कुछ संवैधानिक संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें संसद को राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। लेकिन अधिकांश जो संशोधन है वो कौन कर रहा है? संसद कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर हमारे संविधान में संशोधन करते हैं, जबकि कुछ संवैधानिक संशोधन ऐसे हैं जिनको करने के लिए संघ के जो राज्य है आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति है वो संसद को आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन का जो कार्य है वो भी हमारी संसद के द्वारा ही किया जाता है। प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक शक्तियां। अब हम देखें कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार हम देखें कि प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? संसद या लोकसभा के पास है। लोकसभा के प्रति ही हम देखें हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो उत्तरदायी होता है। उसके साथ साथ हम देखें लोकसभा के विश्वास तक ही वो बना रहता है। चौथा निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब संसद के जो सदस्य होते हैं हम देखें कि संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्रदान की। जैसे हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर ही क्या करें? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे। विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में हम देखें ये दो प्रकार, जैसे हम देखें राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है जिसको हम महाभियोग कहते हैं। अब महाभियोग का प्रस्ताव वो किसके द्वारा लाया जाता है? संसद के द्वारा ही लाया जाता है। उसको किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अगर लोकसभा के दोनों सदन इस महाभियोग के प्रस्ताव को अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, जैसे लोकसभा ने प्रस्ताव रखा
और लोकसभा ने उस महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। उसके बाद वो प्रस्ताव राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा भी अगर उसको 2/3 बहुमत से प्रस्तावित या पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर क्या लग जाता है, महाभियोग लग जाता है और समय से पूर्व उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। दूसरी विविध शक्ति क्या है, जैसे हम देखें हमारे संविधान में आपातकालीन अनुच्छेद 352, 56, 60 जिसके तहत हम देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब हम देखें कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन एक बार के लिए आपातकाल अधिकतम 6 माह के लिए हो सकता है और उसके लिए बाद में हम देखें किसकी आवश्यकता होती है, संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। इस संसद के दोनों सदन है वो उसके अनुमोदन को स्वीकार करते हैं तो ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विविध शक्तियों में हम देखें जैसे महाभियोग की शक्ति है आपातकाल के ऊपर अनुमति देना, उसको बढ़ाना, ये सब जो कार्य होते हैं वो संसद के विविध कार्य होते हैं। तो ये हमारे संसद के द्वारा किए गए कुछ कार्य या संविधान के द्वारा उसे दी गई शक्तियां, जिसमें विधायी क्षेत्र आता है, वित्तीय क्षेत्र आता है, संविधान में संशोधन का अधिकार आता है, प्रशासनिक शक्तियां आती हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियां आती हैं और विविध शक्तियां आती हैं। अब इसी प्रकार से हम देखें संसद के जो 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको भी अधिकार दिए गए। अब अगर मूल रूप से देखा जाए तो वो लगभग क्या है, मतलब जो अधिकार संसद के पास है वही क्या है, इसके दोनों अंगों के पास है। लेकिन हम देखें कि लोकसभा और राज्यसभा इनमें कुछ असमानताएं होती है। जैसे इन क्षेत्रों में हम देखें, इसको छोड़कर बाकी में हम देखें लगभग क्या है, दोनों को समान शक्तियां प्रदान। लेकिन लोकसभा है वो राज्यसभा की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो लोकसभा की तुलना में कुछ ज्यादा है, जबकि राज्यसभा है उसको लोकसभा की तुलना में कुछ कम शक्तियां प्राप्त है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें लोकसभा विशिष्ट है, कुछ क्षेत्र ऐसे जिनमें राज्यसभा विशिष्ट है। तो लोकसभा की हम बात करें विधायी शक्ति, तो अगर विधायी शक्तियों की हम बात करें तो लगभग लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है, समान विधायी शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि विधि निर्माण के अंदर हम देखें दोनों को समान महत्व दिया गया है। क्योंकि कोई भी कानून है वो कब मान्य होगा, जब उस पर लोकसभा की भी सहमति होगी और जब उसके ऊपर राज्यसभा की भी सहमति होगी, मतलब दोनों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही कोई कानून है वो बने सकता है। तो विधायी क्षेत्र में हम देखें लोकसभा और राज्यसभा क्या है, दोनों समान। दूसरा वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति के संदर्भ में हम देखें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि वित्त के क्षेत्र में हम देखें हमारा जो संविधान है वो किसको ज्यादा अधिकार दे रहा है या ज्यादा किसको शक्ति दे रहा है, लोकसभा। जैसे कोई भी वित्त विधेयक है हम देखें उसको सर्वप्रथम कहां रखा जा सकता है, लोकसभा में रखा जा सकता है, उसको राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार से हम देखें वित्त विधेयक है या फिर बजट है वो भी किसके द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अब राज्यसभा को वित्त के क्षेत्र में सिर्फ क्या अधिकार दिया गया है, 14 दिन का समय दिया गया। जैसे लोकसभा ने कोई भी वित्त विधेयक पारित किया, अब उसको 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद वो उसको किसके पास भेजती है, राज्यसभा के पास है, मतलब राज्यसभा के सुझाव वो मांगती है। अब राज्यसभा उसमें अपने सुझाव देती है या उसमें वो कुछ संशोधन करवाना चाहती है या अपने कुछ संशोधन के सुझाव देती है, लेकिन वो लोकसभा के लिए बाध्य नहीं है कि वो राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार करे। राज्यसभा के पास सिर्फ क्या है, 14 दिन का समय। 14 दिन के अंदर अगर वो उसको पारित करती है तो भी वो पारित माना जाता है, अगर वो 14 दिन के अंदर उसको पारित नहीं करती है तो भी वो पारित माना जाता है। तो अगर वित्तीय क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यसभा को इस क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार नहीं, इसमें सिर्फ उसको सलाह देने का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार से देखें कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब हम देखें कि हमारी जो कार्यपालिका है वास्तविक रूप से हम देखें वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं। तो इस क्षेत्र में भी हम देखें राज्यसभा की तुलना में अगर कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसके पास ज्यादा शक्ति है, क्योंकि कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा के सदस्यों का होता है। कार्यपालिका को समय से पूर्व जैसे 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है, तो वो सिर्फ कौन कर सकता है, लोकसभा, क्योंकि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो कौन ला सकता है, लोकसभा ला सकती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी लोकसभा वो महत्वपूर्ण है सदन है, इसमें राज्यसभा को कुछ से विशेष शक्तियां वो प्रदान नहीं की गई। संविधान में संशोधन, अब संविधान में संशोधन है तो इसके अंदर हम देखें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है, समान शक्तियां प्रदान की गई, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी संशोधन होते हैं उसमें उतना ही अधिकार किसको है, लोकसभा को, और उतना ही अधिकार किसको है, राज्यसभा, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया उसका जो प्रस्ताव वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। लोकसभा उसको पारित करती है, उसके बाद उसको राज्यसभा पारित करती है, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जब संविधान में कोई संशोधन होता है। तो अगर संविधान में संशोधन की दृष्टि से देखा जाए तो भी क्या है, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त होती है। इसी प्रकार से निर्वाचक मंडल के रूप में, अब निर्वाचक मंडल के रूप में भी हम देखें दोनों को लगभग क्या है, समान शक्तियां प्राप्त है। जैसे भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य वो समान रूप से भागीदार होते हैं। अब हम देखें राज्यसभा, जैसे हमने देखा वित्तीय और कार्यपालिका पर, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को 2 विशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती। इसी प्रकार से हम देखें राज्यसभा है उसको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब वो शक्तियां लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास होती। जैसे हम देखें अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 जिसके तहत राज्यसभा क्या कर सकती है, किसी भी राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और ऐसी स्थिति में राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। लेकिन अगर अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो ऐसी स्थिति में उस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। तो एक तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है, विशेष अधिकार है जो लोकसभा के पास ही नहीं है। दूसरा हम देखें अनुच्छेद 312, इसके तहत राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 352 ये 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके तहत हमारे राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ विशेष अधिकार दिए गए। अब इसके अलावा हम देखें विविध शक्तियां, इसके अलावा भी राज्यसभा के पास कुछ से अन्य शक्तियां होती हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेना, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भाग लेना या उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल होना, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके अंदर इसको अधिकार होना। तो इस तरह से हम देखें लोकसभा व राज्यसभा के अधिकार होते हैं।